हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है कि पढ़ेंगे एशियंट भारत में हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो आज ये जो है कि फर्स्ट क्लास होगा और पर क्लास जो है कि आपको 1 घंटा 45 मिनट का रहेगा, जिसमें हम लोग जो है कि आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो है कि हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता आपको दिख रहा होगा, आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता दिख रहा होगा। इसमें जो है कि आप हम लोगों को लाइन बाय लाइन जो है कि देखते चलना है और साथ में इसको जो है कि याद करते चलना है, ताकि मतलब कोई परेशानी नहीं हो। और हम आप लोगों को बस यही बात बताना चाहूँगा कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग आसानी से आप अगर प्रयास करेंगे कि नोट्स जो है कि साथ में तैयार करते चले। ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक बताते चलते हैं। विश्व की पहली सभ्यता जो है कि आप में हड़प्पा सभ्यता में विश्व की पहली सभ्यता जो है कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कि है। ठीक है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात है विश्व की दूसरी सभ्यता। ठीक है। विश्व की दूसरी सभ्यता जो है कि मिस्र की सभ्यता है, जो है कि दिख रहा है। तो क्या है, मिस्र की विश्व की दूसरी सभ्यता जो है कि ऊपर हम लोग पढ़े हैं विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, वही विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता जो है कि है, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। ठीक है। नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी की देन को मिस्र भी कहा जाता है। ठीक है। नील नदी के देन को मिस्र भी कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता आप लोगों को जो है कि हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। विश्व की सबसे जो है कि स्वच्छ, सुंदर और प्रसिद्ध और बहुत सारे चीज़ को तत्वों को पाने वाला और जो है कि एकत्रित करने वाला सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है कि है। तो यही बता रहा है कि विश्व की तीसरी परंतु सबसे अधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है हड़प्पा की समकालीन स्थान। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये हम लोगों को जो है कि ये हड़प्पा सभ्यता समकालीन में ये तीन जो है कि हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें देख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे, इसमें बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भिन्न नाम। ठीक है। आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोग नोट्स बनाते ही चलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे चल करके रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का भिन्न भिन्न नाम। ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को बता दें, हड़प्पा सभ्यता कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे सिंध सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इस तीन नाम से जो है कि हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप लोगों को लिखते चलना है, जैसे इसमें नोट्स में लिखा गया है उस तरह पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग जो है कि लिखते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता को इस कई नामों से जाना जाता है, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम। ठीक है। सबसे अधिक नाम लेने वाला तो है सभी नगरों में अधिक उपयोग आने वाला नाम हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध अगर देखा जाए, प्रसिद्ध अगर माना जाए, कहा जाए, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को ही रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि सबसे उपयोगी और उपयोगी में मतलब आने वाला हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है अब अगला टॉपिक में हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक है। ये कितना काल से कितना काल तक रहा था। ठीक है। तो इसको हम लोग को देखना है।
तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यमान निर्धारित तिथि, ठीक है। तो यहाँ पे एक में जॉन मार्शल के हिसाब से जो है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3250 BC से 2750 BC तक जो है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है, ठीक है। यहाँ पर किनके हिसाब से, जॉन मार्शल के मुताबिक, और जॉन मार्शल के कथनानुसार यहाँ पर जो है कि 3200 BC से 2700 BC तक जो है कि रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट मैके के हिसाब से, ऑनेस्ट मैके 2 नंबर में ऑनेस्ट मैके के हिसाब से 2800 BC से 2500 BC, ठीक है। इसी तरह मधव स्वरूप वत्सव के हिसाब से 2700 से 2500 BC तक रहा है। इसके बाद सीजे गोड के हिसाब से 2350 से 1700 तक रहा है। और उसके बाद से मार्टिमर हवीलर के हिसाब से 2500 BC से 1700 BC तक रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद ही बता रहा है 6 नंबर में बता रहा है फेयर सर्विस के हिसाब से 2000 BC से 1500 BC तक रहा है, ठीक है। तो इस सब को आपको जो है कि डाटा है, डाटा को आप रखिएगा जैसे कि हर परिस्थिति में मतलब आपको काम आ सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे हम आपको डाटा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको मतलब इसको इतना कोई माने नहीं है, क्योंकि अलग अलग सब मतलब विद्वानों ने अलग अलग अपना राय रखा है, तो इस पर कोई इतनी फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसमें सबसे सर्वाधिक मान्यता अगर दिया जाए, अगर जहाँ तक हमको अपना नॉलेज है और हम जहाँ तक देखे हैं, तो उसमें सर्वाधिक मान जो है कि आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर 2500 BC से 1900 BC को जो है कि अधिक मतलब बुकों में और अधिक यहाँ पर जो है कि एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को इसको देख करके चलना है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। हम उसको बताने दिए हैं केवल नॉलेज के लिए, ठीक है। जो हम पढ़े हैं वो हम आपको बताया है, ठीक है। तो सर्वाधिक मान्य काल है जो है कि 2500 BC से 1900 BC, ठीक है। उसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन विधि, ठीक है। ये के जो है कि ये क्या बोलते हैं, उस समय जो इस BC होता था और अभी जो सन ईस्वी चलता है उस तरह उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। तो 2300 BC से 1700 BC जो है कि ये जो है कि आपको इतिहास के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ हम अब आप लोगों को बता दें, इतिहास के दृष्टिकोण से आध ऐतिहासिक में रखा गया है, ठीक है। इसको किसको, कार्बन डेटिंग को और रेडी कार्बन को, ठीक है। तो आध ऐतिहासिक में रखा जाता है क्योंकि हड़प्पाकालीन लिपि प्राप्त हुआ है, परंतु सभी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है कि अभी तक कोई मतलब लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल रहा है। अब धातु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धातु के दृष्टिकोण से कांस्य युग सभ्यता में रखा गया है, ठीक है। अगर धातु के दृष्टि से देखा जाए तो कांस्य युग में रखा गया है, ठीक है। कांस्य युग में रखा गया है क्योंकि इस काल में तांबा और टीन मिश्रण बने होते थे, ठीक है। कांस्य का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिलता है, ठीक है। कांस्य का प्रयोग यहाँ पर दे रहा है, कांस्य का प्रयोग यहाँ पर दे रहा है, कांस्य का प्रयोग बृहद स्तर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। खोजकर्ता, अब हम लोग को टॉपिक बनाना है, में लिखना है खोजकर्ता। एक में हड़प्पा की खोज पहली बार, ठीक है। हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के नामक व्यक्ति के द्वारा जो है कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, ठीक है। किनके द्वारा, चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। कब खोजा गया था, 1826 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 1853 में ब्रिटिश अभिनयक अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी है, ठीक है। मोहर उस समय जो है कि उस समय मोहर जो होता था, हड़प्पा सभ्यता का मोहर जो होता था जो है कि यहाँ पर देखने को जो है कि मिला है। तो क्या बोल रहा है, 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी है। मोहर के ऊपर वृषभ, सुन रहे हैं, वृषभ यानी कि बैल, वृषभ माने बैल, वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित
अंकित थे, ठीक है, कुल 6 अंक अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा, ठीक है, उन्होंने उसका महत्व बहुत ज़्यादा महत्व नहीं समझा। तीसरे में क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, ठीक है, सन जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था, ठीक है। यहाँ पर कर हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राम बहादुर दयाराम सहनी ने किया था, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है भौगोलिक विस्तार, इसका भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो इसका भौगोलिक विस्तार इसका विस्तार वर्तमान के समय में 3 देश, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। संस्कृत उदय भारतीय महाद्वीप के पश्चिम भाग में, मतलब पश्चिम भाग में अधिकांशतः इसको जो है कि देखने को मिला है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सिंध जो है कि ये वहाँ पर भी कुछ इसका अंश है। भारत में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर जो है कि हड़प्पा सभ्यता का कुछ जो है कि भाग देखने को मिलता है। इसी तरह आगे जो है कि अफगानिस्तान में मुंडीगक और सुरतोगई, यहाँ पर जो है कि कुछ हिस्सा देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से जो है कि नोट्स बनाया गया, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये जो है कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना डायरेक्टर डॉक्टर रोशन आनंद जी का, मतलब उनका एक ये नोट्स है और उन्हीं के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग देखिए कितना सिलसिला ढंग से नोट्स जो है कि यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आप लोगों से बस यही हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी कुछ इस तरह से बनाएं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 14वीं, उत्तर में भंडा जम्मू कश्मीर नदी चिनाब नदी, ठीक है, ये आपको दिशा में इंगित किया गया है, ठीक है। पश्चिम में सुतकोंडा बलूचिस्तान नदी दशक नदी, ठीक है, वहाँ उस साइड में, ठीक है। पूर्वी में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश नदी हिंडल नदी, ठीक है। दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र नदी पावरा नदी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को जो है कि कुछ देखते चलना और सजा करके चलना ताकि याद करने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस तरह हम आगे चलते हैं। आकृति त्रिभुजाकार, ठीक है, इसका क्या आकृति क्या है, त्रिभुजाकार आकृति क्या है, ठीक है, जो है कि त्रिभुजाकार आकृति क्या है, जो कि कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर ऐसे मतलब फैला हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल बता रहा है यहाँ पर 12 कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, 12,99,600 किलोमीटर में फैला हुआ जो है कि है, ठीक है। तो चलिए इस तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बता रहा है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से भी बड़ा है, ठीक है। तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे बड़ा सभ्यता जो था कि हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। उस समय में अगर सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में था तो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितना 2800 स्थल जो है कि का पता लगा चुका है, मतलब व्यक्तियों ने, ठीक है। 2800 स्थलों का पता लग चुका है, जिसमें से केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है। यानी कि मतलब अभी तक पता तो जो है कि 2800 स्थलों का लगाया गया है, लेकिन उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर विकसित देखा जाए कि जो अभी हड़प्पाई स्थल में जो विकसित है, जिसमें मात्र 6 ही स्थल हैं जो अभी विकसित देखने को मिला है, जिसमें नगर का संज्ञा दी गई है जो निम्न है, ठीक है। तो एक में आप लोगों को बता दें हड़प्पा, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला के रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह जो आपको फर्स्ट है पाकिस्तान में है,
पंजाब प्रांत में आता है। ठीक है, यो मदगोबरी जिला के रावी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, आगे चल दिए देखते हैं। 2 में कह रहा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, 2 में मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों के टीला या मृतकों के, ठीक है, प्रांतों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला भी होता है और प्रांतों का भी टीला होता है, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर क्या मिला है? नरकंकाल प्राप्त मिला है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कि वस्तु का मतलब जीव जंतु का जो है कि कंकाल मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे जो है कि लड़कामना जिला में स्थित है। ये भी जो है कि लड़कामना जिला में स्थित है, लेकिन ये भी सिंधु प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य राखालदास बनर्जी के संरक्षण में 1922 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किसके संरक्षण में? राखालदास बनर्जी के संरक्षण में जो है कि इसका 1922 में जो है कि उत्खनन किया गया, खोज किया गया है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व नगर थे। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल थे, बहुत महत्वपूर्ण नगर थे, बहुत महत्वपूर्ण जगह था। ठीक है, दोनों नगर एक दूसरे से 483 किलोमीटर के दूरी पर जो है कि था। ठीक है, ये दोनों स्थल आपस में 483 किलोमीटर के दूरी पर जो है कि ये दोनों स्थल था। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो क्या बता रहा है? पिंगाट नामक विद्वान, ठीक है, पिंगनाट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी की संज्ञा दी है। ठीक है, पिंगाट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी जो है कि राजधानी की संज्ञा दी है। ठीक है, 3 नंबर में क्या कह रहा है? चनहुदड़ो। ठीक है, आप लोग सुने होइएगा नाम, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने होइएगा, चनहुदड़ो। ठीक है, 3 नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? चनहुदड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी जो आप लोगों को बता रहे हैं कि ये भी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो से मात्र 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य मैके, ठीक है, इसका क्या है बता रहे हैं यहाँ पर? इसका उत्खनन करने वाला मैके तथा एनजी मौजूदार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये मैके तथा एनजी मंजूदार के द्वारा जो है कि इसका खोज, इसका उत्खनन, इसका खोज जो है कि किया गया है। और ये आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से मात्र 30 किलोमीटर दक्षिण जो है कि उपस्थित था। और ठीक है, उसके बाद चौथा में देखते हैं लोथल का भी नाम आप लोग शायद सुने होइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने होइएगा। यह भारत के गुजरात प्रांत, आपको पता होगा भारत में गुजरात प्रांत है जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तो यहाँ भारत के गुजरात प्रांत से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये जो है कि लोथल आप लोगों को गुजरात प्रांत के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। इसका उत्खनन कार्य रंगनाथ राव, ठीक है, इसका उत्खनन का जो है कि कार्य रंगनाथ राव को राय के संरक्षण में किया गया था। किनके संरक्षण में किया गया था? रंगनाथ राय के, ठीक है, राव के। ये किस प्रांत में है? गुजरात प्रांत में है। किस नदी के पास? भोगवा नदी के पास। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है कि नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 5वां में देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है? कालीबंगा। ठीक है, आप इसका भी नाम सुने होइएगा, कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रेंग की चूड़िया होता था। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता था काली, इसका शाब्दिक अर्थ होता था रेग की चूड़िया। ठीक है, यह राजस्थान में जो है कि
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घाघरा नदी के किनारे। कहाँ, किस नदी के किनारे? घाघरा नदी के किनारे। ठीक है, और कहाँ? राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, इस तरह हम लोग आगे चलते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर में कह रहा है बनाउली। ठीक है, यह हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको टाइप बाय टाइप हम लोग देखते चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। यह हरियाणा के हिसार जिला के रंगोई नदी के तट पर है। कहाँ, किस जगह पे? हरियाणा के हिसार जिला के रंगोई नदी के तट पर है। इसका उत्खननकर्ता, इसका मतलब उत्खनन करने वाला रविंद्र सिंह विष्ट इसका जो है कि खोज करता है। ठीक है, उत्खनन करता है मतलब यानी कि खोज करता है। ठीक है, कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे। आगे कह रहा है हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर देखा जाए तो इसमें मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो बहुत जो है कि बड़ा स्थल था। ठीक है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कि देखा जाए तो राखी गढ़ी है। ठीक है, जो कि हरियाणा में घाघर नदी पर जो है कि स्थित है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए मतलब भारत में, क्योंकि हड़प्पा बहुत सारे मतलब जैसे पाकिस्तान जो कि हम लोग देखते कि यहाँ पाकिस्तान के पटना क्या बोलते हैं पटना थी, पाकिस्तान के प्रांत में जो है कि पंजाब प्रांत में देखने को मिला सिंधु नदी। इसी तरह से त्रिभुजाकार था। तो इसमें जो है कि बता रहा है जो है कि जबकि भारत में इसका सभ्यता यानी कि भारत में जो स्थल पर जिस जगह में इसका सभ्यता चलता था उस समय ये होता था, तो वहाँ पर जो है कि राखी गढ़ी में जो है कि था। जो राखी गढ़ी अभी जो कहाँ है? जो हरियाणा में घाघर नदी के स्थित है। ठीक है, घाघर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे ज़्यादा स्थल अगर देखा जाए तो जो है कि वो गुजरात में है। जैसे लोथल, रंगपुर, आपको रोजादी, उसके बाद क्या बोलते हैं सुरकोंदा, धोलावीरा आदि जो है कि ये गुजरात प्रांत में आता है ये सब। ठीक है, इस तरह आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हड़प्पा को प्रारूप थल कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा को प्रारूप थल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हड़प्पा को प्रारूप थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के उत्खनन से प्राप्त वस्तु मानकर अन्य स्थलों को हड़प्पाकालीन होने की संज्ञा देती है। ठीक है, यहाँ का जो कुछ ऐसे वस्तु जो वहाँ पे पड़ल है या है, तो वहाँ ये साबित करता है कि यहाँ पर जो है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कि यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र, कुछ हिस्सा रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? हड़प्पा को प्रारूप थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मानकर अन्य स्थलों को हड़प्पाकालीन होने की संज्ञा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि कुछ ऐसे वस्तु, ऐसे चीज़ जो है कि वो देता है, मान करके चला जाता है कि यहाँ पर भी जो है कि हड़प्पाकालीन होने की संज्ञा, मानी हड़प्पाकालीन यहाँ पर भी कुछ ऐसे जगह थे, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाकालीन भी वहाँ पर क्षेत्र में था। ठीक है, प्राक हड़प्पीय हड़प्पा पूर्व कालीगंगा बनावली। ठीक है, कालीगंगा बनावली उन्नत पहाड़ सांस्कृतिक। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्होदड़ो लोथल कालीबंगा नवाली सुरकोंडा उत्तर में। अच्छा ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं पूर्व में, सॉरी इसमें आप लोग को हम अच्छा समझा दें, ये पूर्व में बता रहा है कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा के पूर्व में जो है कि कालीबंगा था,
कालीबंगा था, बनावली था, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए पूर्व में था, और उत्तर में था तो हड़प्पा संस्कृति में, अगर उत्तर में देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुतकोंडा, सुरकोंदा। उत्तर में देखा जाए तो रंगपुर, रोजदी, ठीक बा, रंगपुर और रोजदी, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है नोट में दे रहा है धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की 3 स्थल मिलती है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की 3 स्थल जो है कि मिलता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को भी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर योजना प्रणाली है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पर था नगर प्रणाली योजना, ठीक है। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बहुत मतलब क्या बताया, बहुत बेहतर जो है कि नोट्स मतलब बनाया गया है, और हमको लगता है जहाँ तक हम अपने अनुभव से बताते हैं कि पटना में अभी इनसे बेटर जो है कि नोट्स किसी सर का और किसी टीचर का जो है कि नहीं होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम क्लास किए हैं, हम पूरे फाउंडेशन जो है कि किए हैं, तो हमको जहाँ तक हम अपना अनुभव बता रहे हैं, और ताकि आप लोगों को, अब आप लोग सोचें कि आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर हमको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से होता था। पहला पश्चिम भाग जो सामान्य उच्च होता था, इसमें महाराज शासन वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले जो नगर का निर्माण होता था, वहाँ पर जो उच्च स्थान होता था, वहाँ पर महाराजा और शासक प्रकार के लोग जो है कि रहा करते थे, ठीक है। दूसरी भाग, पूर्वी भाग जो नीचे होता था, इसमें आम जनता निवास करते थे, ठीक है। जो नीचे का स्थान होता था, वहाँ पर जो है कि आम जनता निवास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है कि दिखाया गया है, ठीक है। पश्चिम भाग और यहाँ पर पूर्व भाग, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा से कैसे जो है कि बताया गया है। शासक वर्ग यानी कि ऊंचा वर्ग, और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ऐसा तरीका से बताया कि पूर्वी भाग में आम जनता, ठीक है। इस तरह से जो है कि रहा करता था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शासक वर्ग, आम जनता, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। सामान्य पूर्वी एवं पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में अलग अलग किलाबंदी होते थे, ठीक है। अलग अलग किलाबंदी होते थे। हालांकि कालीबंगा से दोनों के एक ही किलाबंदी का विवरण मिला है, ठीक है। कालीबंगा से मात्र एक ही किलाबंदी का जो है कि साक्ष्य मिल पाया है। धोलावीरा से स्त्रियों के नगरों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। धोलावीरा में स्त्रियों के नगरों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। एक में जो लोग जो बताए हैं, राजप्रसाद वाला क्षेत्र राजा का, ठीक है। मध्यवर्ती नगर व्यापारियों का, जैसे ये बांटा गया था, ठीक है। क्षेत्र को बांटा गया था, तो यहाँ पर वही बता रहा है, राजप्रसाद वाला क्षेत्र राजा का, उसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र व्यापारियों का, और निचला नगर आम जनता का, ठीक है। निचला नगर आम जनता का होता था, ठीक है। इस तरह से मतलब जो है कि डिजाइनिंग वहाँ पर किया गया था, ताकि मतलब जिस वर्ग का है, उस वर्ग का स्थिति और उस वर्ग का मतलब मान सम्मान, जो हम जैसे अभी हम लोगों को खासतौर पर देखा जा रहा है कि जाति पर आधारित जो है कि अभी बिहार सरकार के तरफ से जाति आधारित जनगणना हो रहा था, जो कि हाई कोर्ट के तरफ से रोक अभी लगा दिया गया। तो उसी तरह वहाँ उस समय जो है कि शासन प्रशासन जो है कि कुछ तरीका से और कुछ शासन राजा के द्वारा जो है कि लागू किया जाता था। तो इसी तरह से बताया जा रहा है, इस तरह से वहाँ पर जो है कि बस्ती बसा हुआ था, ठीक है। तो आगे तो कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट का निर्मित होता था, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में उस समय भी जो है कि मकान पक्की ईंट से निर्मित होता था, ठीक है। उस समय भी पक्की ईंट से निर्मित होता था। हड़प्पा काल में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिसमें पूरा नगर चौकोर जो है कि चौकोर में दिखाई देता था, अर्थात चेयर बोर्ड की भांति दिखाई देता था, यानी कि चेयर बोर्ड जो कि चौकोर दिखाई देता था।
सड़कें 3 प्रकार के पाई जाती थी। वहाँ पे जो है कि सड़कें 3 प्रकार के पाई जाती थी। चलिए हम लोग पहले प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सड़क की सबसे चौड़ी सड़क। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। सबसे चौड़ी अगर सड़क बताया जाए तो ये मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलती है। यह 33 फीट चौड़ी होती थी। कितना फीट? 33 फीट चौड़ी सड़क जो है कि होती थी। 2 में कह रहा है कि मध्य में चौड़ी, ठीक बा, माध्यम, ठीक है, और गली वाली पतली सड़क, ठीक है, जो कि अभी भी उस तरह का जो है कि देखने को मिलता है। हम लोग को भी आज भी उस तरह का जो है कि सड़कें देखने को मिलता है, जैसे कि हाईवे, NH हो गया, हाईवे हो गया, आप लोगों के गाँव में, जैसे हम लोग के गाँव में हो गया। आप अगर क्या बोलते हैं, गली मोहल्ला होता है तो छोटा छोटा पतला पतला जो है कि रास्ता जो है कि हम लोगों को आज भी हम लोग उस तरह से देखने को मिलता है और आज भी हम लोग के इलाके में होता है। तो सड़कों का निर्माण कच्चा ईंट या मिट्टी के सहायता से होती थी, ठीक है। उस समय जो है कि अभी जो ढलाई वगैरह होता है उस समय इस तरह का व्यवस्था नहीं था। उस समय कच्चा ईंटा या मिट्टी का सहायता से जो है कि वहाँ पर होता था, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या बता रहा है। आगे कहा जा रहा है भवन सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीके से भवनों का निर्माण होता था। सामान्य एक मंजिल भवन होते थे, ठीक है। वहाँ पर जैसे आज के पीरियड में जो होता है कि जो जिस तरह से मानते हैं कि एक जगह देखा जाता है तो कहीं देखा जाता है कि 5 मंजिल है और कहीं देखा जाता है तो 2 मंजिल है, कहीं देखा जाता है तो 1 मंजिल है। लेकिन उस समय जो है कि लोगों का घर एक समान होता था। अगर 1 मंजिल है तो पूरे लोगों का एक ही मंजिल का ज़मीन जो है कि मकान हुआ करता था, ठीक है। और आज की स्थिति में उस समय की स्थिति में बहुत फर्क है, ठीक है। हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिल तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन भी कहा जाता है। जैसे कि उस समय जैसे राजा महाराजा होता था तो उस समय 2 मंजिल का भी मकान देखने को मिला है, जिसमें हम लोग उसको जो है कि अधिकांशतर जो है कि सभा भवन के तौर पर बनाया गया था। या हम लोग मानते हैं कि हो सकता है कि वो सभा भवन हो, वहाँ पर लोग को बैठने में सुविधा हो, एकत्रित होता है लोग सभा में, तो इस तरह से हो सकता है कि वहाँ पे जो है कि बनाया गया हो और 30 कमरे वाला मकान बनाया गया था, ठीक है। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश वर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति के आधार पर होता था, ठीक है। उस समय का जुड़ाई जो है कि इस तरह से होता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, भवन की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुली होती थी। जैसे ये बताया जा रहा है कि भवन का जो मुख्य द्वार होती थी वो जो है कि मुख्य सड़क की तरफ नहीं होता था, गली की तरफ होता था। पर सफाई और सुरक्षा के ध्यान रखते हुए इसका प्रबंध किया है। आपदा लोथल नगर के दरवाजे का मुख्य की ओर खुला होता था, ठीक है। मुख्य जो दरवाजा होता था जो कि रोड की तरफ खुला होता था और पीछे के जो गली की तरफ, जैसे मतलब जंगला वगैरह भी खिड़की उड़की, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अनागार धनागार कठोर कोठागार धनागार कोठागार, जिसका लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर जो है कि देखने को मिला है, ठीक है, देखने को मिला है, ठीक है। तो आगे इस तरह से चलते हैं। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो प्राप्त विशाल नगर स्नागर 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा भी जो है कि होता था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानघर धर्मकुष्ठ संबंधी स्नान के लिए बनाया जाता था। जैसे कि बाथरूम वगैरह, लैट्रिन बाथरूम भारत के हर धर्म में आवश्यक रहता था, ठीक है। हर जाति और हर धर्म में भी इसका व्यवस्था जो है कि उस समय होता था, ठीक है। और यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो जल निकासी प्रणाली अद्भुत है, ठीक है। इसमें
बता रहा है कि वहाँ पर जल जो निकासी होता था, जैसे कि अभी नाला वगैरह ये बनता है, उस समय जल निकासी का जो है कि कुछ अलग तरीका से जो है कि दिखाया गया है। कालीबंगा अनेक घरों में अपने अपने कुआं जो है कि होता था। कालीबंगा में जो है कि हर अब घर में जो है कि कुआं का निर्माण होता था। एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का संरक्षण धौलावीरा से प्राप्त होता है। एक उन्नत जल प्रबंधन मतलब एक जल मतलब का उचित प्रबंधक जो है कि देखा गया है धौलावीरा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है कि देखते हैं हम लोग, तो इस हड़प्पा सभ्यता निर्माता निर्धारण महत्वपूर्ण स्रोत उल्लेख से प्राप्त मानव कंकाल सबसे अधिकांश कंकाल मोहनजोदड़ो में हुए हैं। मोहनजोदड़ो में अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो में हुए हैं। इस परीक्षण से यह निर्धारित होता है कि सिंध हड़प्पा में 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। ठीक है, उस समय 4 जाति के लोग निवास करते थे। कौन कौन है अब आप लोग देखते हैं। भू यानी कि मध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलायर और अल्पलाइन और मंगोलाइट। ठीक है, इस तरह का लोग वहाँ पर पाया करते थे। ठीक है, रहा करते थे, सॉरी। सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय जाति को प्रजाति के लोग को देखा गया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा किन को देखा गया है, भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग को देखा गया है सबसे। और उसके बाद सबसे प्रिय देवता आद, शिव और जो है कि आद और शिव को जो है कि वहाँ पर ये है। सबसे प्रिय पशु वहाँ पर एक सिंघीय बैल जो है कि आप लोगों को एक मूवी है ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो, वो आप लोग देखिएगा, उसमें जो है कि बताया गया अच्छा से और सही से। तो एक सिंगार बैल है, एक सिंगरी बैल। ठीक है, उसका एक बैल है, एक सिंह है, सॉरी एक सिंह है। बसहा बैल, उसको जो है कि हम लोग गांव देहात में बोलते हैं बसहा बैल। सबसे आदरनत पक्षी जो है कि फाख्ता। ठीक है, सबसे आदरणीय वृक्ष पीपल। ठीक है, उस समय का जो हम आप लोग बता रहे हैं। सबसे आदरणीय नदी जो उस समय का था सिंधु नदी जो है कि था वहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेवादी होते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेवादी होते थे। ठीक है, बहुदेवादी होते थे। भारत में पहला मूर्ति पूजन का प्रमाण हड़प्पा में देखने को मिला है। क्या कह रहा है कि भारत में पहला मूर्ति पूजन का अगर प्रमाण कहीं से मिला है तो वो देखने को मिला है कहाँ से, हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से, ठीक है, कहाँ से, हड़प्पा काल से। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवताओं के दोनों पूजा किया करते थे। ठीक है, उस समय के लोग भी जो है कि देवी देवताओं को मानते थे और पूजा करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है कि हड़प्पाकालीन मध्य सभ्यता के लोकप्रिय देवता शिव थे। ठीक है, शिव की पूजा 2 रूपों में करते थे। पहला शिवलिंग पूजा और जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। ठीक है, सबसे अधिक जो है कि वहाँ पर प्रचलन था शिव के लिंग का पूजा जो है कि किया जाता था। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल में हुआ है। सिंह जो कि शुरुआत लिंग पूजा का शुरुआत जो है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में हुआ है। ठीक है, हुआ है। दूसरा शिव के मान्य रूप में पूजा, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, इसका प्रमाण जो है कि मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो एक सील पर ध्यान की मुद्रा में, एक सील पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर 3 सिंह। ठीक है, वहाँ पर जो है कि एक देखा गया है कि एक योगी जो है कि मतलब एकदम साफ सुथरा छवि में और एक मौन, अभी बोला जाता है मौन जो है कि अवस्था में जो इसे मिले हैं। ठीक है, उसका साक्ष्य जो है कि मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। ठीक है, वहाँ पर उसके चारों तरफ हाथी की एक बाघ, एक गेड़ा, एक हाथी, एक बाघ, एक गेड़ा, आसान नीचे भैंस और पाँव में 2 हिरन मुहर चित्र दिखाया जाता है। पशुपति महादेव बतलाता है, जैसे कि कहा जा रहा है उसमें कि उस समय जो है कि हाथी घोड़ा या वगैरह वगैरह का फूल भी वहाँ पर आरी आरी से जो है कि चित्रण किया गया है कि ताकि वहाँ पर हो सकता है कि जंगल झाड़ी हो, इस तरह की अवस्था में इस तरह जगहों पर जो है कि वो जो कि साधना किया करते थे। ठीक है, तो चलिए आज प्रथम क्लास था तो हम
आज इतना ही तक रहने देते हैं। कल से फिर हम लोग आपको जो है कि बताया है कि 1 घंटा और 45 मिनट के बीच का क्लास रहेगा हमेशा डेली, ठीक है। तो आप लोग कल मिलिए, कल फिर से हम इतना ही से इसी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।